जैन फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द पैसेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं होती है। इसको आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको आप राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, डेडलॉक हो सकता है, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, प्रेसिडेंट साहब वीटो पावर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि भैया हाउस 1 में क्या होता है, हाउस 2 में क्या होता है, प्रेसिडेंट साहब के पास जाता है तो क्या होता है, वोटिंग कैसे होती है। तो पूरे डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, सेकंड रीडिंग क्या होता है, थर्ड रीडिंग क्या होता है। तो इन सब के बारे में हम काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, ऑर्डिनरी बिल हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास गवर्नमेंट बिल, क्या होता है, गवर्नमेंट बिल, और दूसरा हम बोलते हैं प्राइवेट बिल। सेकंड होता है हमारे पास प्राइवेट बिल। देखो गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बिल का मतलब यह है कि इस बिल में इंट्रोडक्शन के लिए जो सपोर्ट होगा वो किसका होगा, रूलिंग गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। किसका सपोर्ट होता है, रूलिंग गवर्नमेंट का। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी मिनिस्टर है वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा है बिल, तो पूरा का पूरा जो बीजेपी अभी फॉर एग्जांपल पावर में है तो सारे इसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में जब कोई भी मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है बिल को, उसके बारे में पढ़ता है, ठीक है, तो ऐसे टेबल पे ऐसे हाथ मारते हैं ना, तो वो सब डिसाइडेड होता है, विप होता है कि भैया आपको जब मिनिस्टर साहब बोलेंगे तो आपको ऐसे ताली बजानी है, ऑपोजिशन बोलेगा तो आपको हु करनी है, वो सब कुछ पहले से फिक्स होता है वो सारा का सारा। ठीक है, अब देखिए तो गवर्नमेंट बिल का मतलब क्या है कि सपोर्ट होता है किसका, रूलिंग गवर्नमेंट का। ठीक है, अच्छा प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या है, या प्राइवेट बिल का मतलब क्या है कि वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, वो मेंबर जो मिनिस्टर नहीं है, तो भैया ये तो ऑपोजिशन में भी तो हो सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए ये लोकसभा है, ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये रूलिंग गवर्नमेंट है, ये बीजेपी है, मान लो बीजेपी के पास 303 सीट है और ये ऑपोजिशन है। तो जो ऑपोजिशन में जो मेंबर्स होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर। ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्राइवेट मेंबर। और अब ये बीजेपी की क्या है, सरकार है, 303 मेंबर हैं। अब 303 को तो मिनिस्टर नहीं बना सकते, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कुछ मिनिस्टर बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए 25 बना दिया हमने मिनिस्टर, तो बाकी जो बच गए, बाकी जो रिमेनिंग बच गए, मतलब 303 में से अगर मैं 25 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बाकी जो बच जाएंगे वो भी हमारे पास क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्राइवेट मेंबर कहलाएंगे। अब मिनिस्टर ही तो इंट्रोड्यूस करेगा, अब रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की है तो ठीक है, कोई भी मिनिस्टर है, अब जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनके मिनिस्टर्स होंगे तो वो क्या करेंगे, बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बहुत कम चांसेस हैं कि यहां से, बहुत कम चांसेस हैं कि आपको यहां से, मतलब इस रूलिंग गवर्नमेंट में से कोई प्राइवेट मेंबर आपको मिल जाए इंट्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, बहुत कम चांस है, क्योंकि जब आपका मिनिस्टर है वहां पे तो मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी बात अलग होती है, उसका जलवा अलग होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से ऑपोजिशन में अगर करना चाहे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो जाए। इंट्रोडक्शन तो बहुत दूर की बात है, मतलब ठीक है। अच्छा अब वो डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करते हैं आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब। ठीक है, तो जनरली प्राइवेट मेंबर बिल को अगर इंट्रोड्यूस भी कराना है तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं, इसके लिए अपन देखते हैं अल्टरनेटिव फ्राइडे। अल्टरनेटिव फ्राइडे को कर लो, अगर आपको भैया इंट्रोड्यूस करना चाहते नहीं मान रहे हैं तो अल्टरनेट फ्राइडे ले लो, और उसमें भी जो आफ्टरनून सेशन होगा ना उसमें हम अलाउ करते हैं। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 2014 में जो एलजीबीटी एक्ट था वो क्या था, वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर बिल था, लेकिन उससे पहले 41 साल के बाद वो क्या हुआ था, बिल पास हुआ था। फाइन, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल पास हो जाए। तो मैक्सिमम जो बिल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, गवर्नमेंट बिल होते हैं। हालांकि इसका कंपैरिजन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है, प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा होगा किस तरह से मैंने कंपैरिजन करके बताया था। फाइन, उसके बाद देखिए अब इसमें हम बात करेंगे प्री इंट्रोडक्शन स्टेज की। इसमें हम बात करते हैं प्री इंट्रोडक्शन स्टेज की। अब देखो प्री इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, कोई भी बिल है
तो उस बिल का क्या होगा, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हमारे पास बिल का बिल है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपने कहीं पे भी कुछ लिख दिया। ठीक है, उसकी विड्थ कितने कितने आपको साइड में स्पेसिंग छोड़नी है, ये सब देखा जाता है। ठीक है, इनफैक्ट बिल का टाइटल भी होता है। क्या इसका टाइटल है? तो कहने का मतलब ये है कि बिल का एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है, तो उस फॉर्मेट में आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जाएगा प्रिसाइडिंग यानी कि पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऑफिस में। अब वहां पे क्या होंगे, वहां पर पूरा का पूरा ऑफिस है, तो वो इसको क्या करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं कह सकता हूं, इसके बाद क्या होगी बिल की, इसके बाद बिल की होगी स्क्रूटिनी। ठीक है, स्क्रूटिनी होगी। उसके बाद आपको 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, 14 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा कि भैया आप 14 डेज के बाद अपना बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब अगर आपका जो बिल है, ध्यान से सुनिएगा, देख तो आप रही हैं, इफ बिल पासेस स्क्रूटिनी, इफ बिल पासेस स्क्रूटिनी, अगर बिल ने स्क्रूटिनी पास कर दी तो फिर क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे अलाउ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे अलाउ ग्रांट लीव, ग्रांट लीव फॉर इंट्रोडक्शन, ग्रांट लीव फॉर इंट्रोडक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका बिल स्क्रूटनाइज हो गया, ठीक है भाई, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेट है, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं जो नहीं होनी चाहिए बिल में, तो वो सब भी इसमें चेक किया जाता है। तो अगर ये सब सही है, स्क्रूटनी पास हो गई है, तो फिर हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर साहब हैं वो क्या कर देंगे, ग्रांट कर देंगे लीव फॉर इंट्रोडक्शन, मतलब अब आप बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपनी स्टेजेस में। तो स्टेजेस में क्या रहेगा, स्टेजेस में हमारे पास रीडिंग आती है। अब देखो फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, सबसे पहले देखिए फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं कोई मिनिस्टर हूं, और मिनिस्टर ही नहीं कोई मेंबर भी हो सकता हूं। तो मान लीजिए मैं कोई मिनिस्टर हूं, आई एम ए मिनिस्टर। ठीक है, मैं कोई मिनिस्टर भी हो सकता हूं और मैं कोई मेंबर भी हो सकता हूं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अब भाई अलाउ कर दिया है इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम किसी भी एक हाउस में जाएंगे, क्योंकि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसको आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो, लोकसभा में करा लो, राज्यसभा में कराना चाहते हो, राज्यसभा में करा लो। तो किसी भी एक हाउस में जाएंगे, तो उसको हम नाम दे देंगे H1। हाउस में गए, हाउस में जाने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल को इंट्रोड्यूस करेंगे, बिल इज इंट्रोड्यूस। अच्छा, बिल का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं की जाती है, सिर्फ आपको क्या बताना है, टाइटल बताना है और ऑब्जेक्टिव। तो यहां पे क्या होगा, टाइटल, आप पढ़ेंगे क्या, रीड टाइटल, रीड टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। आपने टाइटल पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़े, बस सिर्फ इतना। तो पहली रीडिंग में भैया होता है इतना, बस कोई भी मिनिस्टर खड़ा हुआ वो बोलेगा कि भैया मेरा ये बिल है, ट्रिपल तलाक एक बिल है, मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। ठीक है, उसका टाइटल ये है और उसके ऑब्जेक्टिव ये हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, टाइटल है और ऑब्जेक्टिव। तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, नो डिस्कशन इज अलाउड, नो डिस्कशन इज अलाउड। बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को? तो फर्स्ट रीडिंग में दोस्तों होता है इतना, यहां तक नो डिस्कशन इज अलाउड। यहां पे कोई डिस्कशन अलाउड नहीं होता है, यहां पे सिर्फ टाइटल पढ़ा जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा आसानी रहे। ठीक है, सॉरी ये तो काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो नो डिस्कशन इज अलाउड, यहां पे डिस्कशन अलाउड नहीं होता। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका जो टाइटल है, टाइटल पढ़ा जाएगा और इसके साथ आपका ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा। इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, टाइटल पढ़ा जाएगा और आपके पास क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बिल के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। इतना क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों बात होगी किसकी, फर्स्ट रीडिंग की। अब हम देखते हैं सेकंड रीडिंग में क्या होता है। तो इसके बाद हेडिंग डालते हैं सेकंड रीडिंग। ये फर्स्ट रीडिंग थी, इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो सेकंड रीडिंग में क्या हो सकता है भाई। फर्स्ट रीडिंग में तो मिनिस्टर आया या कोई मेंबर आया, उसने क्या किया,
उसने टाइटल पढ़ा और ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि जैसे ही बिल आया, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बिल आया, कोई भी बिल है, ये बिल मेरे पास आ गया, ये बिल है, ठीक है, मान लीजिए ये बिल है, तो जैसे ये बिल मेरे पास आया, मैं हूं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मैं या तो इस बिल को क्या कर दूं, इस बिल को या तो मैं इमीडिएटली कंसीडर कर लूं, या फिर मैं कोई डेट देता हूं कि भैया इस डेट को आप जो है हम इस पे क्या करेंगे, डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं, ऐसा हो सकता है कि बिल इज कंसीडर्ड immediately और fix some other date। तो या तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर कर लेंगे, इमीडिएटली कंसिडर कर लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, कोई डेट हम क्या करेंगे, बता देंगे कि भैया आप उस डेट को क्या कर लेना, इंट्रोड्यूस कर लेना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, अब मान लीजिए बीजेपी के पास नंबर है, लोकसभा में भी नंबर है, राज्यसभा में भी नंबर है, तो होगा क्या भाई, जब लोकसभा में नंबर है तो मोनोपोली हो सकती है, राज्यसभा में मेंबर है तो मोनोपोली हो सकती है। बीजेपी नहीं, कोई भी पार्टी है तो ऐसा माना जा सकता है कि अगर आपके पास नंबर है तो आप काफी आसानी के साथ अपना बिल पास करा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? हम क्या करते हैं, जब आपने बिल को कंसिडर कर लिया तो उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ कमेटी होती है, जैसे सेलेक्ट कमेटी है, तो हम सेलेक्ट कमेटी के पास भेज देंगे। अच्छा, उस सेलेक्ट कमेटी में क्या होगा, वो जो सेलेक्ट कमेटी होगी, वो जो हमारे पास सेलेक्ट कमेटी होगी, तो उसमें मेंबर्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे मेंबर आपके रूलिंग गवर्नमेंट से हो सकता है मान लो एक मेंबर सपोज करो बीजेपी से आ गया, एक मेंबर हमारे पास आ गया आम आदमी पार्टी से, एक मेंबर हमारे पास कहां से आ गया, बीएसपी से आ गया, एक मेंबर हमारे पास शिवसेना से आ गया, ठीक है, एक मेंबर हमारे पास कहां से आ गया, टीएमसी से आ गया। तो क्या होगा, बिल अब इनके पास जाएगा, सेलेक्ट कमेटी के पास, या फिर ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी क्या होती है, राज्यसभा की अपनी अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है, ज्वाइंट कमेटी में दोनों के मेंबर होते हैं। अब यहां पे चांसेस क्या है कि इस बिल को, जो ये बिल हमारे पास ऑर्डिनरी बिल आया है, तो इसको हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, एक एक चीज देख सकते हैं कि भैया इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। फाइन, तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, अब देखो इसके बाद में यहां पे लिख सकता हूं, या तो भाई उसको कंसीडर कर लेंगे या फिर कोई और डेट दे देंगे। दूसरा ये हो सकता है कि हम रेफर कर सकते हैं, रेफर टू, बिल जो है वो रेफर हो जाएगा कहां पे, सेलेक्ट कमेटी के पास, रेफर टू सेलेक्ट कमेटी। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हम बिल को रेफर कर सकते हैं ज्वाइंट कमेटी के पास। किसके पास, ज्वाइंट कमेटी के पास। लेकिन ज्वाइंट कमेटी के पास जनरली जाता नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बिल आप ज्वाइंट कमेटी के पास भेज सकते हैं। तो नॉर्मली आप भेज सकते हैं सेलेक्ट कमेटी के पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बिल को आप पब्लिक के ओपिनियन के लिए ओपन कर दें, ठीक है। सो बिल इज, तो मैं यहां पे लिख भी देता हूं, बिल इज ओपन फॉर पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। बताइए कोई डाउट यहां पे, तो बिल को हमने ओपन कर दिया पब्लिक ओपिनियन के लिए। हमने न्यूज़पेपर में दे दिया ऐड कि भैया ये बिल है, अगर आप इस पे अपने कुछ विचार लिखना चाहते हैं, मेल से भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, फोन कर दो, जैसे भी आप अपने सुझाव देना चाहते हैं, तो इसमें आप अपने सुझाव यहां पे दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी दोस्तों, सेकंड रीडिंग की हमारे पास यहां पे बात होगी। अब देखिए, अब इसी में ही सेकंड रीडिंग में ही मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया हमें चेक एंड बैलेंसेस को भी देखना है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि हमने क्या किया, हमने इसको भेज दिया सेलेक्ट कमेटी के पास, बिल को भेज दिया सेलेक्ट कमेटी के पास। तो अब क्या होगा, अब इस स्टेज को बोला जाएगा कमेटी स्टेज, अब इसको बोला जाएगा कमेटी स्टेज। अब देखो कमेटी स्टेज में क्या होगा, अब कमेटी के पास क्या है, बिल आ गया है। अब कमेटी के पास क्या है, बिल है। तो क्या करेगी ये जो कमेटी है, ये बिल को एग्जामिन करेगी थोरोली, एग्जामिन थोरोली, बिल को एग्जामिन करेगी थोरोली। अब उनको लगेगा कि भैया इसमें कुछ अमेंडमेंट की आवश्यकता है कि आपने इस बिल में ये तो लिखा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम चाहें तो इस स्टेज पे हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अमेंडमेंट करने के बाद
आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा भेजना पड़ेगा बैक टू हाउस 1, मतलब जहां से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो कमेटी के पास गया, कमेटी ने क्या किया, उसको थोरोली एग्जामिन किया, अमेंडमेंट किए। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, उसमें कुछ चेंज कर दिए। चेंज करने के बाद वो जहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था उसको वहां पे वापस भेज दिया उस कमेटी ने। ठीक है, अब क्या हुआ, इस कमेटी की रिपोर्ट आ गई, तो उसको बोला जाता है कंसिडरेशन स्टेज। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंसिडरेशन स्टेज। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास ये जो बिल है, ये बिल आ गया। ठीक है, कमेटी ने बिल भेज दिया। अब होगा क्या, अब इस बिल में मान लो ये हमारे पास बिल है, ध्यान से देखो, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये बिल है। तो इस बिल में जो पहला पॉइंट है, इसमें 3 सब क्लोज हैं, ए बी सी, ये 3 सब क्लोज है। तो क्या होगा, ये जो बिल आया है इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, बिल को कंसीडर किया। उसके बाद डिस्कशन होगा, बिल पे डिस्कशन होगा, डिस्कशन बाय क्लोज एंड क्लोज, डिस्कशन बाय क्लोज एंड क्लोज, मतलब इस पे डिस्कशन होगा, ए में जो भी कुछ लिखा हुआ है उस पर डिस्कशन होगा, एंड वोटेड सेपरेटली, एंड वोटेड सेपरेटली। अब मेरी बात सुनो, अब हम यहां पे जो वोटिंग कर रहे हैं ना, वो क्लोज बाय क्लोज कर रहे हैं। मतलब पहले में क्या लिखा हुआ है भाई, कितने लोग सहमत हैं इससे या नहीं है, कितने लोग एग्री हैं या नहीं है। तो क्लोज बाय क्लोज, मतलब एक एक क्लोज को हमने क्या किया, उस पर वोटिंग कर दी अलग से। ये कहां पे होता है, ये आपका होता है कंसिडरेशन स्टेज पे। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई कहता है कि भैया आप इसमें अमेंडमेंट कर दो, तो अमेंडमेंट पॉसिबल है इस स्टेज पे भी, यहां पे भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, इधर भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड रीडिंग। इसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड रीडिंग। ठीक है, अब देखो थर्ड रीडिंग में हमारे पास क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द थर्ड रीडिंग। प्रीवियस केसेस में क्या क्या हुआ था, कंसिडरेशन स्टेज थी, कमेटी स्टेज थी और जनरल डिस्कशन हमारे पास था। अब थर्ड रीडिंग की बात आ जाती है। अब थर्ड रीडिंग में क्या होगा, 2 चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे पास बिल पास हो जाएगा, बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, बिल को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर बिल रिजेक्ट हो गया तो उसका मतलब बिल तो रिजेक्ट ही हो गया। ठीक है, अगर मान लो बिल एक्सेप्ट हो गया, अब बिल एक्सेप्ट कैसे होगा, अब आप, ये है ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में आपको क्या देखना है, आपको देखना है सिंपल मेजोरिटी, मतलब ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग अगर हो रही है, मतलब सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो रहा है, कौन सी मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से अगर ये पास हो रहा है, तो इस बिल को पास समझा जाएगा। यानी कि ये जो बिल है ये अब हमारे पास हो गया है। ठीक है, तो 2 चीजें यहां पे पॉसिबल है, या तो ये एक्सेप्ट होगा या फिर ये रिजेक्ट होगा। तो 50% से ज्यादा, मतलब एक भी वोट अगर ज्यादा आ गया तो इस बिल को पास समझा जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये तो बात थी दोस्तों एक हाउस की, आप इसको चाहे लोकसभा मान लो, आप इसको चाहे राज्यसभा मान लो, तो एक हाउस में इस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि दूसरे हाउस में क्या होता है, सेकंड हाउस में क्या होगा। तो अब मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं हाउस टू या सेकंड हाउस। अब जब आप सेकंड हाउस में इस बिल को लेके जाओगे तो ये चीजें रिपीट होंगी, यानी कि ये जो स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस, यानी कि आपने जो देखा फर्स्ट रीडिंग, ठीक है, आपने देखी फर्स्ट रीडिंग, आपने अभी डिस्कस किया सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, ये रिपीट होगा, इज रिपीटेड। लिख दूं यहां पे, ये होगा दोस्तों यहां पे रिपीट। बताइए कोई डाउट यहां तक। तो स्टेज 2 में जब ये जाएगा तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास रिपीट। ठीक है भाई, अब ये हो गया हमारे पास रिपीट। उसके बाद देखिए अब यहां पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है सेकंड हाउस में। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि भाई ये इसको एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि इसको पास समझा जाएगा। दूसरा क्या है कि इसको ये रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट मतलब तो रिजेक्ट ही हो गया। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि हम पास तो इसको कर देंगे, हमने इसको पास कर दिया, प्लस हम ये कह रहे हैं हम आपको कुछ अमेंडमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये जो अमेंडमेंट है ये वापस कहां से जाएंगी, जो रिकमेंडेशंस हैं ये वापस कहां पे जाएंगी, ये आपकी जाएंगी हाउस 1 में। ठीक है। और फोर्थ ऐसा हो सकता है
कि ये विद होल्ड कर ले, क्या कर ले, विद होल्ड कर ले बिल को। मतलब ना तो ये पास कर रहे हैं, ना ही ये क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, अपने पास इन्होंने रख लिया। अगर ऐसा हो जाता है 6 महीने से ज्यादा ऐसा हो जाता है, इस कंडीशन को बोला जाएगा डेडलॉक, इस कंडीशन को बोला जाएगा डेडलॉक। अब डेडलॉक की एक है, हालांकि इसमें भी डेडलॉक होता है, पहले हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, उसको भी डेडलॉक बोला जाता है। इन्होंने रिकमेंडेशन भेजी पहले हाउस में, उन्होंने नहीं मानी, ठीक है। तो डेडलॉक के केस में क्या होता है, डेडलॉक के केस में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है। किसका प्रावधान है, ज्वाइंट सीटिंग का। अभी ज्वाइंट सीटिंग कौन बुलाता है, ये बुलाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है। तो ये 4 चीजें दोस्तों यहां पे पॉसिबल है। एक्सेप्ट हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है, पास कर सकते हैं और विद अमेंडमेंट, पास विद अमेंडमेंट, और इसको वो भेज सकते हैं बैक टू हाउस 1, विद होल्ड कर सकते हैं 6 महीने से ज्यादा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया हाउस 1 में क्या होता है, हाउस 2 में क्या होता है। अब लास्ट में जो बारी आती है वो आती है प्रेसिडेंट असेंट की, मतलब सिग्नेचर की। तो जो थर्ड है हमारे पास अब यहां पे, वो हो जाएगा हमारे पास प्रेसिडेंट असेंट, ठीक है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो सबसे सिंपल तो क्या है कि भाई प्रेसिडेंट साहब के पास बिल गया, ठीक है, वो हाउस 1 से भी पास हो गया था, ठीक है, हाउस 2 से भी वो पास हो गया था। अब वो प्रेसिडेंट साहब के पास गया, तो प्रेसिडेंट साहब ने हस्ताक्षर कर दिए, उन्होंने अपने सिग्नेचर कर दिए, तो बिल अब ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि प्रेसिडेंट साहब गिव्स द रिकमेंडेशन कि भैया ये मेरी रिकमेंडेशंस हैं, आप इसमें क्या कर लो, कंसिडर कर लो। अब यहां पे समस्या पता है क्या दोस्तों, जब प्रेसिडेंट साहब रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो ये रिकमेंडेशन पता कहां पे जाती हैं, ये जाती हैं आपकी हाउस 1 में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हाउस 2 होगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब के पास जाएंगे। मतलब पूरा का पूरा प्रोसेस, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, बार बार ये रिपीट करनी पड़ेगी, इससे टाइम बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है विद होल्ड। मतलब प्रेसिडेंट साहब ने क्या किया, प्रेसिडेंट साहब ने उसको अपने पास रख लिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा पॉकेट वीटो मैं आपको बताऊंगा, एब्सोल्यूट वीटो मैं आपको बताऊंगा, सस्पेंशन वीटो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्डिनरी में कौन कौन सी एप्लीकेबल होती हैं, कौन सी एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो ये मैंने आपको यहां पे बताया, प्रेसिडेंट साहब असेंट दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं और विद होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत इजी टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पार्लियामेंट में पूरी मास्टर करा दूंगा। अभी तो ये थ्योरी है, कुछ भी नहीं है। अभी ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैं आपको इससे भी डिटेल में पढ़ाऊंगा और साथ में एमसीक्यू कराऊंगा, अभी इन वीडियो के साथ आपको वीडियो के साथ एमसीक्यू नहीं मिलेंगे, वो आपको अलग से मिलेंगे। लेकिन एक कोर्स ऐसा है मेरे पास आप लोगों के लिए जो सिर्फ उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो आईएएस निकालना चाहते हैं। तो उसमें क्या रहेगा, प्रीलिम्स के लिए अलग से है, मेंस के लिए अलग से है, क्योंकि आप देखोगे मेंस के लिए मार्केट में कोई भी अलग से तैयारी नहीं कराता है। तो मेरा क्या है, एक इंटीग्रेटरी कोर्स है, उसमें मतलब मैंने 100% से भी बहुत ज्यादा दिया, मतलब इतने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं मेंस के और इंटीग्रेट करके। ऐसा नहीं कि मतलब एक मेंस का क्वेश्चन दे दिया, नहीं, पिछले सालों में उसको एनालिसिस किया है कि भैया पिछले साल 2022 में क्या आया था, 2021 में क्वेश्चन क्या आया था, ठीक है। तो उन सबको देखकर वहां से भी, उससे भी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन रहे थे, ठीक है, वो। और इसके अलावा जब ये हो जाता है, आप कहोगे कि सर सिविल सर्विस के अलावा अब मैं यूपी पीसीएस का देने जा रहा हूं, तो उसमें भी क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। यूपी पीसीएस हो या फिर आपका बिहार पीसीएस हो, उसके लिए भी मैंने अलग से कंटेंट तैयार किया हुआ है, एमसीक्यू तैयार किए हुए हैं। तो देखो सिविल सर्विस के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी, स्टेट के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो एज ए ब्रदर मैं कह रहा हूं, मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। अगर आप यूपीएससी के लिए कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के लिए अलग मटेरियल है, मेंस के लिए अलग मटेरियल है, स्टेट के लिए अलग है। तो उसको सारा का सारा इंटीग्रेटेड जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये आपके भाई का प्रॉमिस है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ये बहुत ईजी टॉपिक है। मार्केट में आप देखोगे तो इतने लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वो किताबों में क्या है, ढंग से समझ में आता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में मनी बिल। थैंक यू सो मच।